Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is निवेदिता साहू। आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर। ये नाउन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन के काइंड्स को डिटेल में जाना था। एक बार शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं और उस वीडियो के एंड में कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए थे जिनको आपको आइडेंटिफाई करना था कि वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो उन वर्ड्स को भी आज हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम जेंडर को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नाउन के जो 5 प्रकार थे वो थे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नाम था और कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द था जो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ कर सक रहे थे। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा कोई भी नाउन जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, जो सिर्फ फील ओनली की कैटेगरी में आता है। मटेरियल नाउन उन नाउन्स को कहा गया था जिनका इस्तेमाल मटेरियल के तौर पर हम करते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि नाउन को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया था, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता था, जिनका सिंगुलर प्लूरल हो सकता था और जिनके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम कर सकते थे। वहीं अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती हैं और आर्टिकल ए और एन या कोई भी डेफिनेट नंबर हम डायरेक्ट उनके साथ नहीं लगा सकते थे। अगर लगाना भी होता था तो कोई ना कोई फ्रेज़ यूज़ करके हमें उसे डिफ़ाइन करना पड़ता था। अब ऐसा है कि जो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं वो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक टाइप के अंडर आते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि कौन सा नाउन किसके अंडर आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको गिन सकते थे, जिसका प्लूरल बन सकता था और इनके साथ आर्टिकल ए और एन भी लग सकता था। तो बट ऑब्वियस है ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक लड़का 2 लड़का हो सकता है, बॉय का बॉयज़ भी हो सकता है और अ बॉय या फिर हम एन अम्ब्रेला भी कह सकते थे। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन जैसे कि जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल क्लास बनती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से मिलके, तो स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है। या कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स की होती है तो मेंबर्स को भी गिना जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते थे जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता था, जैसे कि ऑनेस्टी। अब ईमानदारी को आप छू नहीं सकते। अगर कोई बंदा ईमानदार है तो उसके अंदर जो ईमानदारी है उसे आप टच नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक ईमानदारी 2 ईमानदारी भी नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाना चाहिए अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। सिमिलरली ब्रेवरी एंड पेन। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। इंसान बहादुर है पर उसके अंदर जो बहादुरी है वो आप टच नहीं कर सकते, और ये भी एक बहादुरी या 2 बहादुरी हम नहीं कह सकते। फिर बात करते हैं मटीरियल नाउन की। मटीरियल नाउन जो एज अ मटीरियल यूज़ होते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए, जैसे कि गोल्ड, मिल्क, वाटर। तो गोल्ड, मिल्क, वाटर को हम टच कर सकते हैं पर इनको गिन नहीं सकते थे, और 1 सोना 2 सोना भी नहीं होता था। मतलब ये फुलफिल कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन को। तो मटीरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में आएंगे। मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता। हाँ, वो बात अलग है कि हम इन्हें तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे बात करें मिल्क या ऑयल, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, इन्हें आप क्वांटिटी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, लीटर, मिलीलीटर, इस फॉर्म में। लेकिन आप इन्हें 1 मिल्क, 2 मिल्क, 1 वाटर, 2 वाटर नहीं बोल सकते। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन के अंडर में, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आ जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में। दैट मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल पर अनकाउंटेबल नाउन के रूल फॉलो होंगे, जैसे कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज़ नहीं होगा, ब्रेवरी का ब्रेवरीज नहीं होगा, गोल्ड का कभी गोल्ड्स नहीं होगा, मिल्क का कभी मिल्क्स नहीं होगा। वैसे वाटर का कभी वाटर्स भी नहीं होगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जब एस लगता है तो वो उनका प्लूरल नहीं होता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी और आप इनके साथ आर्टिकल ए और एन डायरेक्ट नहीं लगा सकते। अगर लगाना भी है तो आपको फ्रेजेस यूज़ करके उसको डिफाइन करना होगा। अब बात आती है प्रॉपर नाउन की कि ये किस कैटेगरी में जाएगा। तो ऐसा है कि देखा जाए तो प्रॉपर नाउन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, या फिर दोनों ही कैटेगरी में ही आ जाना चाहिए। मतलब इन जनरल देखें तो प्रॉपर नाउन को गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल भोपाल,
अब भोपाल को गिन तो नहीं सकते, भोपाल इज़ भोपाल। राम को नहीं गिन सकते, ये तो एक पर्सन का ही नाम है, उस पूरे पर्सन को ही हम राम बोल रहे हैं। पर फिर देखा जाए तो मान लीजिए एक क्लास में 4 राम हैं, मतलब 4 राम नाम के लड़के हैं, तो फिर उस हिसाब से देखें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं देयर आर 4 राम्स इन द क्लास, तो फिर तो हम गिन भी पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है। कुछ बुक्स में इसे काउंटेबल नाउन में दिखाया गया है, कुछ बुक्स में अनकाउंटेबल नाउन में। वैसे इन माय ओपिनियन दोनों में ही नहीं आना चाहिए, पर फिर भी अगर मजबूरी में हमें इसको किसी एक टाइप में डालना ही पड़े तो हम इसको रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ऐसा करने का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। पहला तो ये कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल कभी नहीं बन सकता, मतलब एक्सेप्शंस हैं, कहीं कहीं पे हम बना भी लेते हैं, जैसे अभी अपन ने देखा देयर आर 4 राम्स, लेकिन नॉर्मली हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल तो नहीं बनाते। दूसरी बात, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती हैं, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय या भोपाल इज़ अ नाइस सिटी। और तीसरी बात, इनके पहले भी डेफिनेट नंबर नहीं लगता। जैसे एक डिजीज़ है जिसका नाम है डायबिटीज़, अब ये प्रॉपर नाउन है, डिजीज़ कॉमन नाउन है लेकिन डायबिटीज़ प्रॉपर नाउन है। अब डायबिटीज़ का प्लूरल कभी नहीं बनेगा, डायबिटीज़ नहीं हो सकता। डायबिटीज़ शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, भले डायबिटीज़ दिखने में प्लूरल है। और तीसरी बात, डायबिटीज़ के साथ आर्टिकल ए और एन आप नहीं लगा पाओगे कि एक डायबिटीज़ 2 डायबिटीज़, ऐसा होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट्स वाई अगर प्रॉपर नाउन को रखना ही हो तो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम रखेंगे, ना कि काउंटेबल नाउन के। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब कभी भी पहचानना हो कि कोई नाउन किस कैटेगरी में आएगा तो सबसे पहले ये देखो कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल हुआ तो वो या तो कॉमन होगा या तो कलेक्टिव होगा। अगर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो कलेक्टिव में चला जाएगा और नहीं तो फिर कॉमन में। सिमिलरली अगर वो नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या तो मटीरियल होगा। तो अगर आप टच कर पा रहे होगे तो वो मटीरियल में चला जाएगा, अदरवाइज वो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। जैसे मैंने पूछा कि सॉल्ट किस कैटेगरी में आएगा, तो सबसे पहले तो ये देखो कि सॉल्ट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है। अब अगर अनकाउंटेबल है तो या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या तो मटीरियल होगा। तो हम सॉल्ट को टच तो कर ही सकते हैं, देख भी सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये मटीरियल नाउन में जाएगा। या एक और एग्जाम्पल ले लें, नॉलेज। अब नॉलेज गिन तो सकते नहीं तो ये अनकाउंटेबल है, लेकिन नॉलेज को टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये चला जाएगा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब मैंने पूछा आर्मी। आर्मी होती है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की, मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं तो सोल्जर्स तो गिने जा सकते हैं और ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो काउंटेबल तो है ही, प्लस कलेक्टिव नाउन में जाएगा। अब मैंने पूछा क्लॉथ, कपड़ा। बहुत से लोगों के हिसाब से वो कपड़ा गिन लेते हैं, बट एक्चुअली में कपड़ा गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल है। उसको मेजर किया जा सकता है मीटर्स के फॉर्म में। ध्यान रखिए, गिनना और मापना दोनों में बहुत अंतर होता है। गिन पा रहे हो तो काउंटेबल है, नाप रहे हो, तौल रहे हो, मेजर कर रहे हो तो वो अनकाउंटेबल में ही कहलाता है। तो जो कपड़ा है वो अनकाउंटेबल है। अब अगर अनकाउंटेबल है तो या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या तो मटीरियल होगा, लेकिन अगर हम देखें तो कपड़े को हम टच कर सकते हैं, इसलिए वो मटीरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। हाँ, उस मटीरियल से जो शर्ट्स पैंट्स हम बनाएंगे वो आप नंबर ऑफ शर्ट्स नंबर ऑफ पैंट्स के फॉर्म में गिन सकते हो, बट क्लॉथ विल बी योर मटीरियल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं उन वर्ड्स के बारे में जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछे थे। ये कुछ वर्ड्स हैं, सीनरी, कार, कॉफ़ी, इन्फॉर्मेशन, हेल्थ, मोबाइल, फूड, सोप, बिहेवियर, ब्यूटी, वर्क, लगेज, मनी, रुपी, मिल्क। आपको इनमें पहचानना था कौन कौन से काउंटेबल है, कौन कौन से अनकाउंटेबल है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले बात करते हैं सीनरी की। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप सोचेंगे कि सीनरी तो हम गिन सकते हैं। नहीं, आप सीनरी को नहीं गिन सकते। सीनरी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड ऑल दैट। इन सबको मिलाकर सीनरी कहा गया है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी देखा है तो भी वो सीनरी है, बड़ा सा व्यू देखा है तो भी वो सीनरी है। आप उसे गिन नहीं सकते। आप ट्रीज गिन सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट सीनरी आप नहीं गिन सकते। ऐसा समझ लें, कहीं पे आप गए हो जहाँ पर ट्रीज वगैरह तो नहीं है लेकिन बर्फ़ है, तो वो बर्फ़ भी तो कहीं ना कहीं सीनरी कहलाएगी। तो आप नहीं डिफाइन कर सकते उसको एक्चुअली में कि सीनरी इज़ व्हाट, तो कहीं ना कहीं ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब मान लीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड आई कैचिंग। इस सेंटेंस में
अगर ये सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल तो कभी बन ही नहीं सकता, मतलब ये सेंटेंस हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब होता क्या है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि सीनरी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो वो ये सोचते हैं कि सीनरीज होता होगा और सीनरीज के अकॉर्डिंग वो एरर लगाकर आ जाते हैं यहाँ पर इज में, जबकि सीनरीज जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब ये वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो ये वर्ड ही हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत से बच्चे यहाँ पर आर लगा कर आते हैं, जो कि गलत होता है। करेक्शन हमें करना होता है सीनरीज को सीनरी, और क्योंकि सीनरी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है। तो यहाँ पे हमें करेक्शन सब्जेक्ट में करना होता है। जनरली हम सब्जेक्ट को नहीं बदलते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, लेकिन हमने जो सब्जेक्ट यूज़ किया है ये एक ऐसा सब्जेक्ट यूज़ किया है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो उसके साथ हम आर लगा कर करेंगे क्या, इसलिए हमें अपना सब्जेक्ट ही पहले करेक्ट करना है। और अगर सीनरी के साथ आर दिया होता तो फिर आप करेक्शन करते आर की जगह पर इज। अगला वर्ड है हमारा कार। कार को गिना जा सकता है, एक कार दो कार होती हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ कार, तो यहाँ पे हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं क्योंकि काउंटेबल नाउन है। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो प्लूरल भी बनाया जा सकता है, दैट इज आई बॉट 2 कार्स। अगले वर्ड पे आते हैं कॉफ़ी या फिर मिल्क। जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं उन सब पर ये सेम रूल लागू होगा कि ये सब गिना नहीं जा सकता, मतलब एक कॉफ़ी दो कॉफ़ी नहीं होता, एक मिल्क दो मिल्क नहीं होता। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा, टी की बात की थी हमने, चाय की, एक चाय दो चाय नहीं होता है। स्पोकन में बोलते हैं बात अलग है, वो कहीं ना कहीं गलत है, फिर भी कंसिडरेबल है, लेकिन रिटन में एक चाय दो चाय, एक कॉफ़ी दो कॉफ़ी, ये सब नहीं होता। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं ये सब आपकी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगी। तो अगर कहीं आपने पढ़ा कि शी ऑर्डर्ड 2 कॉफ़ीज़ या 2 मिल्क्स, तो सिंपल सी बात है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं, मतलब कॉफ़ीज़ भी नहीं होगा और मिल्क्स भी नहीं होगा। अब करेक्शन क्या करेंगे कि एक तो इसको सिंगुलर बनाएंगे, दूसरी बात इसके पहले हमने ये जो डेफिनेट नंबर लगाया है 2, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो या तो हम इसको हटाते या तो हम इसको डिफ़ाइन करते। तो हमने इसको डिफ़ाइन किया, शी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी या फिर 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। याद रखिए मिल्क सिंगुलर ही रहेगा, कॉफ़ी भी सिंगुलर ही रहेगा। अगर उसकी क्वांटिटी हमें दिखानी भी है तो हम यहाँ पे 2 कप्स और 2 ग्लासेस के थ्रू दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। जानकारी भी हम नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हालांकि बहुत से लोग बोलते वक्त इसे भी गलत बोलते हैं कि भाई साहब मुझे आपसे एक जानकारी चाहिए थी, तो वो हिंदी के हिसाब से मान्य है, लेकिन इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर सेंटेंस आपके सामने आता है माई ब्रदर हैज़ गिवन एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक एग्ज़ाम, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिंगुलर तो है, लेकिन रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, दे शुड ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड डेफिनेट नंबर या आर्टिकल ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड। तो यहाँ पे सिंगुलर तो है लेकिन आर्टिकल लगने की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते थे, माई ब्रदर हैज़ गिवन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक एग्जाम, या फिर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैंक एग्जाम, या फिर सम भी यूज़ कर सकते हैं। द रीज़न, सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हम कर सकते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं हेल्थ, जो कि अगेन अनकाउंटेबल नाउन है। सीधी सी बात है, आप स्वास्थ्य को गिन नहीं सकते, एक स्वास्थ्य दो स्वास्थ्य, हेल्थ इज़ वेल्थ। ध्यान रखिए यहाँ पर हेल्थ भी अनकाउंटेबल है और वेल्थ भी एक नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगला वर्ड है हमारा मोबाइल। इसको लेकर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोबाइल उन चीज़ों को कहा गया है जिसे एक जगह से दूसरी जगह लाया ले जाया जा सके, मतलब जो मूवेबल होती हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी कर सकते हैं, उन्हें मोबाइल कहा गया है। एक्चुअली में मोबाइल एक एडजेक्टिव है जो मूवेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन अगर हम कहें तो फ़ोन नाउन है और मोबाइल एडजेक्टिव है। सिमिलरली मोबाइल सोसाइटी होता है, ऐसी सोसाइटी जो एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हो। एज अ नाउन सिर्फ एक ही सिचुएशन में उसे कंसिडर किया गया है जहाँ पे हमने उसे पोर्टेबल टेलीफोन कहा है, बाकी ये मेनली एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं फूड। ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है क्योंकि फूड को गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं, ही टुक 3 फूड्स। सबसे पहली चीज़ तो फूड अगर अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेंगी और डेफिनेट नंबर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, जो हमने लगा दिया है 3।
तो करेक्शन होगा कि फूड का सिंगुलर होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने कहीं पे पढ़ा है फूड्स दुकानों में लिखा रहता है। दुकानों में लिखा रहता है तो उससे ग्रामर चेंज नहीं हो जाएगी। ग्रामर आपकी यही कहती है कि फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो करेक्शन क्या होगा हमारा, ही टुक 3 टाइप्स ऑफ फूड, या फिर 3 आइटम्स ऑफ फूड, या फिर 3 वैरायटीज ऑफ फूड, और यू कैन से 3 प्लेट्स ऑफ फूड। आप फूड को गिन नहीं सकते लेकिन उसको डिफाइन कर सकते हो कि आपने 3 प्रकार का खाना खाया, या 3 आइटम लिए, या 3 प्लेट खाना खाया, या वटेवर। कहने का मतलब खाना गिना नहीं जा सकता, 1 दाल 2 दाल 1 चावल 2 चावल नहीं होता है। वैसे ही खाना सब चीज़ के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोप। इसको लेकर भी बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है कि सोप तो हम गिनते हैं। ऑफकोर्स हम ये उसी सोप की बात कर रहे हैं जिसे हम हिंदी में साबुन कहते हैं। साबुन भी गिना नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। सपोज करिए आपने एक साबुन को एक साबुन कहा, अब मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या अब वो जो 2 टुकड़े हैं उसको आप एक साबुन नहीं बोल पाओगे? बिल्कुल बोल पाओगे। मतलब वो जो साबुन है उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सक रहे कि एक कितना बड़ा, उसको हम पीसेस के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या एक्चुअली में देखा जाए तो उसे कहा जा सकता है अ बार। मतलब अगर आपने कहा आई वॉन्ट अ सोप तो ये होता है गलत, हमें कहना चाहिए आई वॉन्ट अ बार ऑफ सोप। सिमिलरली आपने देखा होगा चॉकलेट, चॉकलेट भी गिना नहीं जा सकता, उसे भी अ बार ऑफ चॉकलेट कहा जाना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं बिहेवियर। बिहेवियर अगेन आप किसी का बिहेवियर गिन नहीं सकते, ना उसे छू सकते हो। तो एक तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, दूसरा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर्स। अब ये जो बिहेवियर्स है अगर ये अनकाउंटेबल है तो बट ऑब्वियस है ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहना चाहिए था, तो आपको लिखना चाहिए आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ब्यूटी। ब्यूटी दैट मीन्स खूबसूरती। खूबसूरती आप गिन नहीं सकते, नॉट इवन यू कैन टच। मतलब उसे ना गिना जा सकता है ना उसे छुआ जा सकता है, ये अनकाउंटेबल है प्लस एब्स्ट्रैक्ट है। तो अगर आपके सामने सेंटेंस है द ब्यूटी ऑफ दिस पैलेस इज स्टिल इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब अभी भी एज इट इज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, अखंडित है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो ब्यूटी है वो सिंगुलर फॉर्म में है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन का पहला रूल कहता है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, तो यहाँ पर जो इज़ लगा है ये भी अपने आप में करेक्ट हो जाता है, और इसके साथ डेफिनेट नंबर आना नहीं चाहिए जो सेंटेंस में लगा भी नहीं है। तो ओवरऑल ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वर्क। वर्क मतलब काम, जो कार्य हम कहते हैं, वो एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, काम का कामे नहीं होता है। याद रखिए वर्क्स इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज होता है। रचनाओं को हम वर्क्स कह सकते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो काम इज़ अनकाउंटेबल। हाँ, टास्क काउंटेबल होता है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, तो रोज़गार अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब बात आती है जॉब शब्द की तो जॉब को काउंटेबल नाउन में कंसिडर किया गया है। वैसे ही वर्क काम है अगर तो वो अनकाउंटेबल ही है, टास्क बोलोगे तो वो काउंटेबल नाउन में कंसिडर होता है। फिर भी हम अगर वर्क के अकॉर्डिंग चलें तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेंगी और डेफिनेट नंबर आप नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव मेनी वर्क्स टू कम्प्लीट। ऑब्वियसली बात है ये सेंटेंस गलत है क्योंकि वर्क का प्लूरल तो होता ही नहीं। अब एक और चीज़, वर्क्स का वर्क तो हम कर देंगे लेकिन इसके साथ एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, दैट इज़ मेनी। मेनी मतलब बहुत, और ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो अगर वर्क अनकाउंटेबल है तो ये मेनी भी अपने आप में गलत हो जाता है। तो हमें 2 करेक्शन करने हैं, एक तो सिंगुलर बनाना है वर्क को, और दूसरा या तो उसको डिफाइन करना है या तो उसको चेंज कर दो। तो हम क्या बोल सकते थे, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट, या फिर अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। और अगर आपको मैनी लगाना ही है तो आप उसको डिफाइन करो मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू कंप्लीट, तब जाकर ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अगले वर्ड पे आते हैं, लगेज। बहुत से लोगों ने सुना होगा लगेज, बैगेज, ये सब जो वर्ड होते हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। क्यों आते हैं? तो सिंपल सा रीज़न है, लगेज हम किस चीज़ को कह रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ़ बैग्स है, नंबर ऑफ़ ट्रॉलीज़ है उनको। अब 1 ट्रॉली है तो भी वो लगेज है, 2 ट्रॉलीज़ हैं तो भी लगेज है। आप लगेज को नहीं गिन रहे हो, आप नंबर ऑफ़ बैग्स को गिन रहे हो। दैट मीन्स लगेज बैगेज आपके अनकाउंटेबल हैं। अगर ये अनकाउंटेबल हैं तो इन पर 3 चीज़ें लागू होंगी, एक तो प्लूरल नहीं बनेगा,
दूसरा सिंगुलर वर्ब लगेगा और तीसरा डेफिनेट नंबर डायरेक्ट लग नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, वाइल गोइंग टू मुंबई अ लगेज फेल डाउन ऑन माई हेड। तो यहाँ पे हमने इसको प्लूरल तो नहीं बनाया, लेकिन आर्टिकल लगाकर नंबर वाली गलती इसमें कर दी। तो हमें क्या बोलना चाहिए, वाइल गोइंग टू मुंबई अ पीस ऑफ लगेज फेल डाउन ऑन माई हेड। या फिर बहुत सारा लगेज ही गिर गया हो तो आप अ लॉट ऑफ लिख सकते हो। अगले वर्ड पे चलते हैं, मनी। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको लेकर भी बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि क्यों ये अनकाउंटेबल है। पैसा तो हम गिन सकते हैं। तो समझिए, आप पैसा नहीं गिन रहे हो, आप जो गिन रहे हो वो रुपीज़ या कॉइन्स या डॉलर्स या यूरो, जो करेंसी है, करेंसी आप गिन रहे हो, उनके डिनोमिनेशंस को आप गिन रहे हो। बट मनी इज़ अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड फ्यू मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो अब ये जो कुछ है वो फ्यू के हिसाब से हमने कहने की कोशिश तो की, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम डेफिनेट नंबर नहीं लगा सकते थे। और ये जो फ्यू है ये काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फ्यू हो गया, मैनी हो गया। याद रखिए, सम काउंटेबल के लिए भी लगता है और अनकाउंटेबल के लिए भी। लेकिन जब बात आती है अनकाउंटेबल की, तो सम के अलावा हम मच लिख सकते हैं, लिटिल लिख सकते हैं। ध्यान रखिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इस कंसेप्ट को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो हमें कहना चाहिए था आई नीड सम मनी या फिर अ लिटिल मनी। अ लिटिल इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी दिखानी थी कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर सिर्फ लिटिल लिखा होता तो वो होता है ना के बराबर, इसलिए हम सम या फिर अ लिटिल या फिर मच भी लिख सकते थे। बट फिलहाल सम और अ लिटिल भी करेक्ट है। अगला है हमारा रुपी। अब ध्यान रखिए, मनी अनकाउंटेबल है, पैसा नहीं गिन सकते आप। लाइक एक आपके पास कॉइन है, 5 का सिक्का है आपके पास, उस 5 के सिक्के को अगर मैं 2 टुकड़े में कर दूं तो वो पैसा अभी भी पैसा है। हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो पैसा पैसा ही रहेगा। लेकिन जब बात आएगी रुपी की, तो हम रुपी को गिन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा मुझे 1 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई नीड 1 रुपी। अब इसका प्लूरल भी बन सकता है, जैसे आपने कहा आई नीड 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। तो जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर बढ़ाया, एडजेक्टिव प्लूरल हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ, तो आपका जो नाउन है ये प्लूरल हो गया। तो जब तक सिंगुलर है तब तक तो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ये प्लूरल हुआ तो आपको रुपीज़ लिखना पड़ता है। अब ये 5 रुपीज़ एक एक के 5 सिक्के भी हो सकते हैं, 5 का नोट भी हो सकता है, कुछ भी। तो जब आप उस 5 रुपये को गिनोगे तो एक्चुअली में आप वो नोट गिन रहे हो या वो कॉइन्स गिन रहे हो, ना कि मनी गिन रहे हो। है वो मनी, पर आप मनी नहीं गिन रहे हो, आप रुपीज़ को गिन रहे हो। अब एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, आई नीड 500 रुपी। समझिए, जब 1 था तो रुपी था, 5 था तो रुपीज़ हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि जब 500 होगा तो भी तो रुपीज़ ही होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस होता है इनकरेक्ट। हमें कहना चाहिए आई नीड 500 रुपीज़। अब वो 500 रुपीज़ कैसे भी हो सकते हैं, 10-10 के नोट हो सकते हैं, 20-20 के, 50 के, 100 के, 500 का एक हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं। तो आप जब गिनने बैठोगे तो आप उस कॉइन या उस नोट को, डिनोमिनेशन को गिन रहे होगे, ना कि मनी को। तो रुपीज़ काउंटेबल में आता है, डॉलर काउंटेबल में आता है, यूरो काउंटेबल में आता है, लेकिन मनी वर्ड इज़ योर अनकाउंटेबल नाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे एक 500 रुपये का नोट चाहिए, मतलब मुझे एक नोट चाहिए जो कि 500 रुपये का हो, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत। क्यों? अब मुझे सिर्फ एक नोट चाहिए, मतलब आर्टिकल किसके लिए लगा है, नोट के लिए। तो नोट प्लूरल नहीं होगा, इट शुड बी सिंगुलर। और ये जो 500 रुपीज़ है ये कंसिडर हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, जो उस नोट की विशेषता बता रहा है कि वो नोट कितने का होना चाहिए, 500 का। मतलब करेक्शन हम क्या करेंगे, आई नीड अ 500 रुपी नोट। ध्यान रखिए, जिनमें हाइफन लगा है वो हाइफेनेटेड नाउन, हाइफेनेटेड एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पर। और एडजेक्टिव तो प्लूरल वैसे भी नहीं हो सकते थे, तो आपको नोट्स को नोट तो करना ही है, रुपीज़ को रुपी करना है, क्योंकि एक्चुअली में हमें 500 रुपीज़ नहीं चाहिए, 500 रुपी का एक नोट चाहिए, लाइक दिस। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मुझे कहना है कि मुझे 100 के 5 नोट चाहिए हैं, तो अब 5 किसके हिसाब से चलेगा, नोट्स के हिसाब से। तो 5 प्लूरल है इसलिए नोट्स यहाँ पे करेक्ट हो गया, और 100 रुपी सिंगुलर में है क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप रुपी, नोट, कॉइन इन्हें गिन सकते हो, ये सब काउंटेबल नाउन में आएंगे, लेकिन जो मनी शब्द है, पैसा, पैसा इज़ अनकाउंटेबल। अगले वर्ड पे आते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है।
अब बहुत से लोगों को इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है कि फर्नीचर तो हम गिन सकते हैं। नहीं, आप फर्नीचर नहीं गिन रहे हो, उस फर्नीचर में सब कुछ आता है, टेबल चेयर सब कुछ, तो आप टेबल चेयर गिन सकते हो, लेकिन फर्नीचर इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो कभी भी इसका प्लूरल नहीं बन सकता और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और डेफिनेट नंबर आप लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हमने लिखा है द फर्नीचर्स ऑफ दिस हाउस आर ओल्ड, ये होता है इनकरेक्ट। क्या होना चाहिए था? द फर्नीचर ऑफ दिस हाउस इज़ ओल्ड, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। दोनों ही सुधारने पड़ेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जैसे हम औजार कह सकते हैं। तो इक्विपमेंट फर्नीचर के जैसा ही मान लीजिए कि फर्नीचर के अंदर टेबल चेयर आ रही हैं, वैसे इक्विपमेंट के अंदर आपके स्क्रू ड्राइवर, नट्स, ये सब आ सकते हैं। मतलब इसका भी प्लूरल कभी नहीं बनेगा, जैसे कि ही सेंट मी टू बाय सम इक्विपमेंट्स। लोगों को सुनने में सही लग रहा होगा बट ये सेंटेंस गलत है, करेक्शन होना चाहिए था ही सेंट मी टू बाय सम इक्विपमेंट। इसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं हेयर। इसको लेकर भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। याद रखिए, जब हमारे सिर के बालों की बात होती है तो वो अनकाउंटेबल ही है। फॉर एग्जाम्पल, हर हेयर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, यहाँ पे हम हेयर्स नहीं बोल सकते और आर भी नहीं बोलेंगे, हमें बोलना चाहिए हर हेयर इज़ वेरी ब्यूटिफुल या फिर शी हैज़ लवली हेयर। मतलब सिर के बाल जब तक हैं वो अनकाउंटेबल ही हैं। हाँ, गिर गए तो काउंटेबल, सिर पे है तो अनकाउंटेबल, आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो। तो अगर कहीं आपने पढ़ा कि आई फाउंड 2 हेयर्स ऑन द फ्लोर, तो इसको करेक्ट माना गया है क्योंकि अब वो आपके सिर के बाल के फॉर्म में काउंट नहीं हो रहे। अब ऐसा कि आपको 2 बाल दिखे, कहने का मतलब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर अगर आपको दिखे हैं तो इसको कंसिडर किया गया है, बट एक्चुअली में हेयर अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो इसको ऐसा समझिए कि जब तक सिर पे है तब तक अनकाउंटेबल, गिर गए तो काउंटेबल, दैट्स इट। सो ये कुछ वर्ड्स थे काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर, जिनको लेकर अक्सर बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है। आई होप थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। तो अब हम जानते हैं जेंडर के बारे में। इंग्लिश में हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर भी होता है, मतलब कोई भी नाउन हो उसको किसी न किसी जेंडर में रखा गया है। तो कौन से नाउन को कौन से जेंडर में रखा गया है और उसके साथ कौन सा प्रोनाउन का यूज़ करना है, ये हम देखेंगे। अब नॉर्मली लोगों को जेंडर के 2 टाइप तो पता होते ही हैं, मेल फीमेल। कुछ लोगों को 3 भी पता होते हैं, लेकिन जेंडर 4 टाइप्स के हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन जिसे हम पुल्लिंग भी कहते हैं, फेमिनिन जिसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, कॉमन उभयलिंग और न्यूटर नपुंसकलिंग। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। ऐसे नाउन्स जो सिर्फ और सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बॉय। बॉय मेल को रिप्रेजेंट करता है, मैन भी मेल को रिप्रेजेंट करता है, फादर, ब्रदर, सन, ये सब क्या हैं जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन एनिमल्स भी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया टाइगर, मतलब जो लिविंग्स हैं और मेल को डिनोट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में आते हैं और उनके साथ मैस्कुलिन जेंडर वाले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इस टाइप से। बट कभी कभी कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, पर जब कभी उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण किया जाता है, तो उनके साथ ह्यूमन जेंडर का उपयोग हो जाता है। पर अब पता कैसे चलेगा कि ह्यूमन जेंडर में कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, ही या शी? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे नॉन लिविंग्स जिनसे शक्ति या विशालता या हिंसा ये प्रदर्शित होती हो, उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है और उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर से संबोधित किया जाता है। जैसे कि सन सूरज, समर गर्मी, ओशन सागर या महासागर कह सकते हैं, डेथ विंटर स्टॉर्म एक्सेट्रा। मतलब ये ऐसे नॉन लिविंग्स हैं जो हैं तो नॉन लिविंग, लेकिन अगर कभी इनका पर्सोनिफिकेशन होता है और इनके साथ कोई ह्यूमन जेंडर हमें लगाना है तो इनकी जो एक्टिविटी है वो मेल के जैसी होती है, इसलिए इनके साथ फिर हम मैस्कुलाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। मतलब सूरज में गर्मी होती है, समर भी गर्मी का मौसम होता है जो अक्सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे ही देता है, ठंड में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सीजन्स हैं इनको मैस्कुलाइन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है और तभी रखा गया है जब इनका पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण हो रहा हो। मानवीयकरण से मतलब ये होता है जब कोई नॉन लिविंग चीज़
ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी करने लग जाती है तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और ऐसी सिचुएशन में उनके साथ ह्यूमन जेंडर का हम यूज़ करते हैं। तो ह्यूमन जेंडर हमारे पास ही और शी दोनों ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखना है कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जो शक्ति या विशालता, या हम कह सकते हैं पावर या स्ट्रेंथ या वायलेंस या जाइंटनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, नो वन कैन स्टॉप हिम। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं हिज और हिम, वो डेथ को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो डेथ है वो अपना चक्र पूरा करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ उसको मैस्कुलिन जेंडर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में डेथ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं कि वो ऐसा करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे उसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द ओशन रोड विथ ऑल इट्स माइट एंड स्वॉलोड द शिप। तो यहाँ पे जो ओशन है तो वो नॉन लिविंग, कायदे से उसके साथ इट्स ही आना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। हमें क्या बोलना होगा? द ओशन रोड विथ ऑल हिज माइट एंड स्वॉलोड द शिप। तो जो ओशन है, जो महासागर है, वो दहाड़ रहा है, लेकिन इंसान दहाड़ता या जानवर दहाड़ता है, नॉन लिविंग चीज़ तो नहीं होती ऐसी। तो इस नॉन लिविंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, इसलिए इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हिज। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे नॉन लिविंग्स जिनसे स्ट्रेंथ या वायलेंस या करेज या पावर, शक्ति या विशालता प्रदर्शित होती है, उसको मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। अगले पे बढ़ते हैं। फेमिनिन जेंडर, ये ऐसे नाउन्स को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को डिनोट करे, मतलब ऐसी संज्ञा जो स्त्री जाति की ओर संकेत करे, उन्हें फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, डॉटर, या फिर मैम, या फिर सिस्टर, डॉटर इन लॉ, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को या फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इनके साथ भी सेम कंडीशन है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग ऐसे होते हैं जो कभी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किए जाएं या उनका जब पर्सोनिफिकेशन होता हो तो उनके साथ फेमिनाइन जेंडर का उपयोग किया जाता है। कैसे पता चलेगा? तो ऐसे नॉन लिविंग्स जिनसे ब्यूटी या सुंदरता या विनम्रता प्रदर्शित होती हो तो उनके साथ फेमिनाइन जेंडर का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून, अर्थ, स्प्रिंग, नेचर, लिबर्टी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय एंड होप विथ हर सेल्फ। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग है तो वो नॉन लिविंग, बसंत ऋतु को हम कहते हैं, लेकिन इसके साथ हम कौन सा प्रोनाउन लगा रहे हैं? पर्सन वाला, वो भी कौन सा? फेमिनाइन, दैट इज हर सेल्फ। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग है उसको माना गया है कि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, मतलब उसको एज अ फेमिनिन कंसिडर किया गया है। जैसे समर में भी लोगों को प्रॉब्लम हो ही जाती है, विंटर्स में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्प्रिंग को सभी ने अच्छा माना है, उसको सभी पसंद करते हैं उस ऋतु को, तो स्प्रिंग को फेमिनाइन में रखा गया है। कहने का मतलब जिनसे ब्यूटी या ग्रेसफुलनेस या पोलाइटनेस झलकती हो, ऐसी नॉन लिविंग जब पर्सन की तरह ट्रीट की जाती हैं तो उन्हें फीमेल कंसिडर करके उनके साथ फीमेल वाले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द मून हैज़ हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। अब वैसे तो मून नॉन लिविंग है, पर जो एक्टिविटी हो रही है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह हो रही है। छुपना छुपाने का काम कौन करता है? इंसान करता है। लेकिन अब इंसान में भी कौन, लड़का या लड़की? तो मून सॉफ्टनेस को दर्शाता है, शालीनता को दर्शाता है, इसलिए उसको कंसिडर किया गया है फेमिनिन में। तो यहाँ पे हमें बोलना चाहिए था द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो सेंटेंस आपका ऐसे करेक्ट होगा। आपने अगर कभी नोटिस किया हो मूवीज़ वगैरह में, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपने डॉल के साथ खेल रहा होता है, उसके साथ वो खेलता है, उसको खाना भी खिलाता है, साथ में उसके साथ सोता भी है, तो उस बच्चे के लिए वो जो खिलौना है, वो जो डॉल है, वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह लगने लग जाती है। तो समटाइम्स वो बच्चा उस डॉल को इट ना बोलकर शी से भी रिप्रेजेंट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग लिविंग की तरह ट्रीट करी जा रही है वहाँ पर, मतलब उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया है। तो अगर उस बच्चे की माँ कह रही है कि दैट डॉल विल नॉट ईट या इट विल नॉट ईट, पर बच्चा क्या बोल रहा है? नो मॉम, शी विल ईट। वाई शी इज सेइंग शी? बिकॉज उसकी नज़र में वो एक इंसान है, वो पर्सोनिफाई हो चुकी है। मतलब जब कभी नॉन लिविंग लिविंग की तरह ट्रीट की जाए तो उसके साथ ह्यूमन जेंडर वाले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो नॉन लिविंग जो है वो कैसा काम प्रदर्शित कर रहा है। अगर वो स्ट्रेंथ, वायलेंस, करेज, पावर ऐसा कुछ दिखा रहा है, जाइंटनेस को दिखा रहा है,
तो उसके साथ मैस्कुलाइन जेंडर लगेगा। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग ऐसा है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ब्यूटी या पोलाइटनेस या ग्रेसफुलनेस को दर्शा रहा है, तो फिर उसके साथ फेमिनाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस का यूज़ हम करते हैं। अगले जेंडर पे आते हैं, कॉमन जेंडर। वैसे तो ये नाम से ही क्लियर है, ये ऐसे नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। मतलब ऐसे नाउन जो मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करें वो कॉमन जेंडर नाउन कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट कैन बी अ गर्ल, स्टूडेंट कैन बी अ बॉय, मतलब स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी। टीचर कैन बी अ मेल, टीचर कैन बी अ फीमेल। फ्रेंड कैन बी अ गर्ल, फ्रेंड कैन बी अ बॉय। मतलब ये वो नाउन्स हैं जो नाउन तो हैं लेकिन मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फेमिनाइन में सिर्फ फीमेल लाइक गर्ल, मैस्कुलाइन में सिर्फ मेल लाइक बॉय, लेकिन स्टूडेंट इज अ कॉमन जेंडर नाउन, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगर ये दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है और भविष्य में इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो हम कौन सा करेंगे, ही या फिर शी। जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे सामने, देयर इज़ वन स्टूडेंट इन द क्लास एंड डैश इज स्टडिंग। क्लास में एक स्टूडेंट है एंड डैश इज स्टडिंग, तो आप क्या लगाओगे, ही या शी? क्योंकि सेंटेंस से तो कहीं नहीं पता चल रहा कि वो जो स्टूडेंट है वो लड़का है कि लड़की, तो लगने को तो दोनों ही लग सकते हैं, लेकिन एक ब्लैंक में दो दो वर्ड तो आप फिल नहीं कर सकते, तो कौन सा लगाओगे और क्यों? ही लगाओगे तो शी क्यों नहीं, और शी लगाओगे तो ही क्यों नहीं, जबकि स्टूडेंट दोनों ही हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रामर में कहा गया है कि अगर सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन है जो कॉमन जेंडर वाला नाउन है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और सेंटेंस में मेंशन नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल, तो ग्रामर में प्रायोरिटी गोज टू मैस्कुलाइन जेंडर। आई रिपीट, सेंटेंस में अगर जेंडर मेंशन नहीं है तो प्रायोरिटी दी जाती है मैस्कुलाइन जेंडर को। मतलब आपको जो प्रोनाउंस लगाने हैं वो मैस्कुलाइन वाले लगाने होंगे। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, द स्टूडेंट अलॉन्ग विथ डैश पेरेंट्स हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा कि वो जो बच्चा है वो उसके पेरेंट्स के साथ अगर पहुँचा है तो वो स्टूडेंट लड़का है कि लड़की। तो जब हमें नहीं पता हो तो मैस्कुलाइन को प्रायोरिटी देते हुए हम लगाएंगे यहाँ पर हिज। हाँ, अगर सेंटेंस में मेंशन होता कि द गर्ल स्टूडेंट अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि जब गर्ल स्टूडेंट है तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हमें हर ही लगाना है। या फिर बॉय स्टूडेंट होता तो भी हम हिज लगाते, लेकिन जब सिर्फ स्टूडेंट है तब आप हर नहीं लगा सकते, तब आपको हिज ही लगाना होगा और यहाँ पर ही लगाना होगा। हाँ, यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट होता तो बिल्कुल आप शी लगा सकते थे। कहने का मतलब कॉमन जेंडर में वो सारे नाउन्स आएंगे जो मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में कॉमन जेंडर का जेंडर मेंशन ना किया गया हो तो प्रायोरिटी दी जाएगी मैस्कुलाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस को। अगले पे आते हैं, न्यूटर जेंडर। अब ये न्यूटर जेंडर में ऐसे नाउन्स आते हैं जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ना ही फीमेल को। इसमें स्पेशली आती हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, पेन, बुक, चेयर, पेंसिल, टेबल, लैपटॉप, ऑल दीज आर योर न्यूटर जेंडर नाउन्स। इसको लेकर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल और कलेक्टिव नाउन ये न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके साथ जब कुछ प्रोनाउन लगाना हो तो हम लगाएंगे इट या फिर इट्स। और दूसरी बात, ग्रामर में चाइल्ड, बेबी या यंग वंस जो होते हैं, मतलब जो चाइल्ड शब्द है, बेबी शब्द है, और जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि देखा जाए तो चाइल्ड और बेबी जो है वो लिविंग है, पर्सन है, इंसान है, फिर भी उनको न्यूटर में रखा गया है। ध्यान रखिए, उनको ये नहीं कहा गया कि वह नॉन लिविंग है, ये कहा गया है कि इनके साथ न्यूटर जेंडर वाले रूल फॉलो होंगे। दैट मीन्स चाइल्ड और बेबी शब्द के साथ हम इट का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइल्ड जब तक बहुत छोटा बच्चा है, जब तक वो यंग वन है, तब तक हमें उसके जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए उसके साथ इट का प्रयोग किया जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसे बेबी गर्ल, बेबी बॉय, या फिर और बड़ा हुआ तो हम सीधा गर्ल या बॉय कह सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में सिर्फ चाइल्ड लिखा हो या सिर्फ बेबी लिखा हो तो उसको ट्रीट किया जाएगा न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। दैट मीन्स उसके साथ रूल्स लगेंगे न्यूटर जेंडर वाले, और जो कहता है कि इसके साथ इट लगाओ। एग्जाम्पल से समझते हैं, द बेबी इज़ लिसनिंग टू हिज मदर्स वॉइस। देखा जाए तो बेबी का जेंडर हमें नहीं पता, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस में अगर हम मैस्कुलाइन को प्रायोरिटी भी दें तो भी ये गलत है। हमें कहना होगा
द बेबी इज़ लिसनिंग टू इट्स मदर्स वॉइस। कहने का मतलब कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शंस इंग्लिश ग्रामर में हैं जो नेटिव स्पीकर्स ने रखे हैं पहले से, तो वो हमें फॉलो कराने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हिज की जगह पे इट्स ही आता है। सो बेसिकली जेंडर 4 टाइप के हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलाइन जेंडर ऐसे नाउन जो सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनाइन जेंडर ऐसे नाउन्स जो सिर्फ फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन जो दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल फीमेल बोथ, लेकिन न्यूटर जो ना तो मेल और ना ही फीमेल। बाकी जब पर्सोनिफाई किया जाए, मानवीयकरण किया जाए, तो उनके साथ ह्यूमन जेंडर लग सकता है। कंडीशन, अगर मैस्कुलाइन वाली एक्टिविटी है तो उनके साथ मैस्कुलाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस आएंगे, और अगर सॉफ्टनेस है, शालीनता है, तो फिर उनके साथ फेमिनाइन जेंडर वाले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। बाकी हाँ, बेबी और चाइल्ड शब्द के साथ हम न्यूटर जेंडर वाले प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इट। आई होप आपको नाउन के ये 4 टाइप्स के जेंडर समझ में आए होंगे। नाउन के नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के केसेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।